देखो, आज से रेगुलर तुम लोगों को आर्ट्स का हिंदी हो या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी से हो, सब का कराएंगे। ठीक है, आज से शुरू कर देते हैं। हिंदी जो है, हिंदी, ठीक है, हिंदी तुमको आर्ट्स में हो या कॉमर्स में, साइंस में हो, सेम ही पूछता है। सिर्फ साइंस कॉमर्स का एक परीक्षा होता है, एक दिन अलग, और आर्ट्स का अलग होता है। ठीक है, आर्ट्स का हिंदी अलग होता है और साइंस कॉमर्स का हिंदी अलग होता है। ठीक है, तो आज तुम लोग करा रहे हैं हिंदी, 10 क्वेश्चन करा रहे हैं हिंदी का। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन इसका क्या है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन, यही ना क्वेश्चन है, यही ना है। पहला क्वेश्चन है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। ठीक है, अब देखो कौन चैप्टर का है, बातचीत से, बातचीत से ना है। इसका लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट, यही है। ठीक है, तो इसमें बेन जॉनसन क्या कह रहा है और एडिसन क्या कह रहा है, बातचीत के संबंध बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। ठीक है, तो विचार क्या है, देखो तो बेन जॉनसन क्या कहते हैं इसमें कि बातचीत से ही मनुष्य का दोष गुण प्रकट होता है। दोष गुण प्रकट करने के लिए क्या चाहिए, बातचीत। जब तक तुम किसी से बात नहीं करेगा तो उसका दोष गुण प्रकट होगा नहीं ना, होना होगा। जब तुम अनजान आदमी से मिली और उससे बात कर रही है, तब वो क्या बोला नहीं बोला, अगर अच्छा बात बोला तो अच्छा व्यक्ति है, और थोड़ा कड़ा बात बोलना है तो ना, तो कड़ा व्यक्ति है। तो बातचीत के दौरान उसका दोष गुण प्रकट होता है, उसके अंदर क्या खूबी है, क्या उसमें कमी है, किससे निकलता है, बातचीत से। तो बेन जॉनसन क्या कहते हैं कि बातचीत के दौरान ही मनुष्य का दोष गुण प्रकट होता है। अगर मनुष्य बोलेगा ही नहीं तो उसका दोष गुण प्रकट नहीं होगा। ठीक है, फिर कहते एडिसन में क्या विचार है, एडिसन क्या कहता है इसमें कि बातचीत दो व्यक्ति के बीच में हो सकता है। पहले ना, बातचीत दो ही व्यक्ति के बीच में हो सकता है। जैसे कि अगर दो व्यक्ति रहेगा, बेन जॉनसन कहते हैं अगर दो व्यक्ति रहेगा तो दोनों व्यक्ति ना दिल खोल के बात करेगा, एक दूसरे पर्सनल बात करेगा, दिल खोल के बात करेगा, मतलब वह दोनों रहेगा तो आराम से बात करेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन जब तीसरा आदमी जैसे ही आएगा ना तो बातचीत की धारा बदल जाएगा। मतलब जैसे दो व्यक्ति है, अपना पर्सनल बात कर रहा है, दिल खोल के बात कर रहा है, तीसरा आदमी आएगा तो ना तो दूसरा बात कर, वो बात बंद कर देगा और तीसरा बात शुरू कर देगा। मतलब दूसरा बात वो व्यक्ति ना सुने, नहीं तो वो जान जाएगा। तो बेन एडिसन का क्या विचार है कि बातचीत दो ही व्यक्ति के बीच हो सकता है, तीसरा आदमी आएगा तो बातचीत की धारा बदल जाएगा, बातचीत करने का कुछ और करने लगा कुछ। ठीक है, और चौथा आदमी आएगा तो बात नहीं होगा, क्या होगा प्रिया, बकतंत्र होगा, बकवास होगा। ठीक है, जिसको एक और क्वेश्चन है राम रमोबोल का क्या अर्थ है, तो वही होता है जब चौथा आदमी आता है तो बातचीत क्या, वहां बकतंत्र होने लगेगा, कुछ बात करेगा, सब वो अपना अपना बात करने लगेगा। तो समझ गया ना क्वेश्चन कि बातचीत के समय बेन जॉनसन का क्या विचार है। बेन जॉनसन कहते हैं बातचीत के दौरान मनुष्य का दोष गुण प्रकट होता है, और एडिसन क्या कहता है कि बातचीत दो ही व्यक्ति के बीच में होगा, तीसरा आदमी आएगा तो बातचीत की धारा बदल जाएगा, वो दूसरा बात करने लगेगा। ठीक है, दो ही व्यक्ति अपना दिल खोल के बात कर सकता है एक दूसरे से। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यही चैप्टर का बातचीत का दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हमें वाक्य शक्ति न होती तो क्या होता। ठीक है, ये भी बातचीत का क्वेश्चन, इसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट, ये भी क्वेश्चन वीवीआई पूछ सकता है। ठीक है, तो बातचीत की अगर हमें वाक्य शक्ति न होती तो क्या होता, इसमें लेखक कहता है बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर वाक्य शक्ति न होता तो संसार क्या होता, गूंगी हो जाती। मतलब एक दूसरे की भावना भी नहीं समझ पाता मनुष्य की, एक दूसरे से क्या कहना चाह रहा। बातचीत करता है तब ना, तुम किसी से बातचीत करेगा तब ना, हाँ तुम उसके अंदर क्या है, उसको क्या तुमसे काम है, चाहे तुम्हारे अंदर क्या है, तुमको दूसरा व्यक्ति से क्या काम है, तो किससे पता चलेगा, बातचीत से। तो इसका आंसर ऐसे लिखना कि बातचीत ईश्वर का दिया हुआ अनुपम उपहार है, और बातचीत के द्वारा ही मनुष्य का दोष गुण प्रकट होता है। उसके अंदर क्या सच है, क्या झूठ है, वो क्या चाहता है, नहीं चाहता है, तो हमको किसके द्वारा मालूम चलेगा, बातचीत से। उसके अंदर क्या फीलिंग है, क्या भावना है। ठीक है, हमसे क्या काम है, उससे उसको क्या काम है, हमसे किससे मालूम चलेगा, बातचीत से। तो इसमें कहा अगर वाक्य शक्ति न होती तो संसार गूंगी होती, कोई एक दूसरे की भावना बात को समझ ही नहीं पाता। समझ गया नहीं क्वेश्चन कि बातचीत है ना, पूरा जो सृष्टि का मेन जो है ना, कनेक्टिंग करने का जरिया है, एक दूसरे से जुड़ने का जरिया है। ठीक है, अगर बातचीत नहीं रहेगा तो कोई एक दूसरे जुड़बे नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना 13 में पूछा है, 17 में पूछा, 18 में पूछा, 24 में पूछा, 8 में, साइंस में भी पूछा है। ठीक है, साइंस में
21 में साइंस में पूछा, 2021 में साइंस कॉमर्स से ही पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पिछले साल ही पूछा, 24 में ही पूछा है क्वेश्चन वीवीआई, ठीक ना। देखो फिर से कहीं पूछ सकता है। देखो करा नारी की प्राचीनता कब से प्रारंभ हुई, ठीक है। तो ये कौन चैप्टर का है? अर्धनारीश्वर से। किससे है? अर्ध, इसका लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो नारी की प्राचीनता कब से प्रारंभ हुई? जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। लिखना इसका आंसर, लिखना समझा देते हैं कि मानव जाति ने जब कृषि का आरंभ किया तो क्या हुआ कि मानव में मनुष्य जो था ना, नर, जो लड़का था, नर था, वो चला गया कहाँ? कृषि कार्य करने, खेतों में काम करने लगा। और नारी थी वो क्या करने, घर में काम करने लगी, मतलब घरेलू कार्य करने लगे। इससे क्या हो गया ना, उस सबका जिंदगी उस समय क्या हुआ, शुरुआती में दो भाग में बट गया। पुरुष का काम हो गया खेतों में काम करना, नारी का क्या काम हो गया? घर में रहने का। इससे क्या हुआ कि नारी पराधीन हो गई। पराधीन मतलब क्या होता है? गुलाम ना होता है, गुलाम हो गए। नारी ना घर में पराधीन हो गई, वो गृहिणी का काम करने लगा, पुरुष खेतों में काम करने लगा। और नारी जो है ना पुरुषों पर ही निर्भर होने लगा। उसका जीवन मरण सुख दुख सब क्या हुआ? नर पर ही निर्भर रहना, मतलब मनुष्य जो लड़का पर निर्भर रहने लगा। नारी घर में रहने लगी तो वो कमा के लड़का लाता था, तब ना घर में जो खाना वाना बनेगा। तो नर पर ही, नारी जो नर पर ही निर्भर होने लगी, सब काम नरे पर छोड़ दी। हाँ, नर कमा के लाएगा, लड़का कमा के लाएगा, पुरुष कमा के लाएगा, तो घर का वही खाना वाना बनेगा, घर चलेगा, ठीक है। तो नारी की प्राचीनता कब से प्रारंभ हुई? जब खेती का आविष्कार हुआ। मतलब कृषि का आविष्कार कौन किया? मानवे ना किया। मानव जब आदि मानव था जो जंगलों में रहता था, तो खेती का आविष्कार किया। तो सिंपल है कि घर के बाहर न रहने लगा, लड़का रहने लगा, घर में लड़की रहने लगे। लड़की पूर्ण रूप से, नारी पूर्ण रूप से लड़का पर निर्भर होने लगा, ठीक है। उसका सुख दुख सब कुछ पुरुष पर निर्भर होने लगा, ठीक है। यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, तीनों क्वेश्चन समझा दिए। बाकी के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? अगर हमें वाक्य शक्ति में होती तो क्या होता है? नारी की प्राचीनता कब से प्रारंभ हुई? मतलब है कि नारी की प्राचीनता कब से प्रारंभ, जब पुरुष खेतों में काम करने लगा, कृषि कार्य का विस्तार हुआ। देखो चौथा क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, ठीक है। पहले मुझे समझ लो, हिंदी का सिलेबस पूरा देख लो कि 10 गो लघु पूछेगा 2 नंबर का, उसमें से कितना बनाना है? 5 गो। तो 2 5 6 10 नंबर का हो गया। आप दीर्घ पूछेगा 6 गो, में से कितना बनाना है? 3 गो। 5 5 नंबर का, तब 5 आए 15, तब 10 15 कितना हुआ? 25 नंबर। किताब जो पूछेगा 100। और उसका 8 नंबर का रहेगा पंक्ति। पंक्ति जो होता है ना 8 नंबर का रहेगा, तो ठीक है। तब 25 8 कितना हो गया? 33। मतलब गदखंड और पदखंड मिला के, पदखंड तो पूरा कविता रहता है, गदखंड में कहानी कविता आत्मकथा सब, कहानी और सारांश आत्मकथा इस तरह रहता है, ठीक है। तो गदखंड पदखंड मिला के पूरा कितना पूछेगा? पूरा 33 नंबर का, ठीक है। तो ये तुमको बतला रहे सब चीज कहाँ के? गदखंड का, ठीक है। पंक्ति वाला ही बतलाएंगे। पंक्ति 8 नंबर का पूछता है, 4 गो पंक्ति रहेगा, उनमें से कितना बनाना पड़ेगा? 2 गो। और पंक्ति कम से कम लिखना होगा 1 पेज, 1 से 1.5 पेज, जितना लिख सकता कम नंबर देगा, 4 में 4। और जब लघु लिखना तो कम से कम आधा पेज से ज्यादा, आधा पेज बात बनाना है हिंदी में, ठीक है। बात तुम जितना बना सकता है। और दीर्घ कम से कम 2 पेज, 1.5 से 2 पेज दीर्घ। तुमको पूछ दिया जाता थी कि अर्धनारीश्वर कहानी का सारांश लिखे, अब पूरा लिखना होगा जितना तुम लोग को पढ़ाए। अर्धनारीश्वर का क्या क्या होता है उसमें? अर्धनारीश्वर में जितना कहानी है ना पूरा लिखना होगा। और उसमें क्या होता है कि दिनकर जी का क्या मानना है कि जो प्रेमचंद था, रविन्द्रनाथ टैगोर था, जयशंकर प्रसाद था, उस सबके बातों से कौन? दिनकर जी असंतुष्ट रहते हैं। पूरा लिखना है कि अर्धनारीश्वर में महिला और पुरुष को समानाधिकार से निरूपित किए हैं दिनकर जी। पूरा लिखना पड़े कहानी सारांश, मतलब पूरा, ठीक है। जिसमें आधा नारी आधा अंग पुरुष का होता है, ठीक है। दीर्घ कम से कम 2 पेज, लघु कम से कम आधा पेज से बेसी, और सारांश पंक्ति मतलब 1 पेज, ठीक है। क्लियर? तो तभी नंबर देगा, ठीक है। देखो चौथा क्वेश्चन कह रहा है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो याद है ना पहले तक चैप्टर कि भगत सिंह किसके नाम पत्र लिखते हैं? सुखदेव के पास उनका 2 मित्र रहता है सुखदेव। जब भगत सिंह को जेल होता है, जब जेल में रहते हैं, तो जेले से वो पत्र लिखते हैं, किसके नाम? सुखदेव के नाम। तो जब भगत सिंह को बहुत प्रताड़ना देता अंग्रेज, बहुत ही सताता, बहुत मारता पीटता जेल में, तो कोई भी क्रांतिकारी अगर कोई व्यक्ति वहां रहेगा तो उसके मन में क्या विचार आएगा? किसी इससे अच्छा तो हमको फांसी दे दे। अगर रोज मारेगा, खाना नहीं देगा, जख्म पर नमक रगड़ रगड़ के मारेगा तो ना कहेगा इससे अच्छा तो हमको मारिए दो, रोज रोज मारने से अच्छा। लेकिन भगत सिंह क्या कहते थे? भगत सिंह कहते थे कि जो भी क्रांतिकारी है उसको ना
आत्महत्या के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आत्महत्या जैसे आत्महत्या भगत सिंह कर लेते हैं, देखो यहाँ तो इसमें कह रहा भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। तो बता रहे थे कि भगत सिंह जब जेल में थे तो अपना दोस्त के पास पत्र लिखे थे, किसके पास? सुखदेव के पास। और उनके इतना प्रताड़ना दे रहा था, अंग्रेज सब इतना सता रहा था, इतना मारपीट रहा था, ठीक है। लेकिन भगत सिंह कहते थे क्रांतिकारी को, ठीक है, आत्महत्या के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जब क्योंकि दूसरा जो, अगर वो आत्महत्या के बारे में सोचते भगत सिंह, तो दूसरा जो क्रांतिकारी उत्पन्न होने वाला था उस समय देश में, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ता, प्रभाव पड़ता कि हाँ वो अपने आप जब अपना क्रांतिकारी और फांसी लगा लिया, खुद मर गया, तो दूसरा क्या करेगा ना, तो नेगेटिव प्रभाव पड़ता, नकारात्मक प्रभाव पड़ता। इसलिए भगत सिंह कहते नहीं, अगर हम अपना देश के लिए, अगर अंग्रेज हमको फांसी दे रहा है तो इससे देश को ना संदेश जाए कि हाँ देश के लिए वो हंसने से प्राण को निछावर कर दिया, इसे देश क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और क्रांतिकारी को तो सोचना भी नहीं चाहिए आत्महत्या के बारे में। अगर हाँ देश के लिए लड़ते हुए शहीद होता है तो इसके लिए गर्व की बात है ना, हम अपने देश के लिए मरे हैं, इन्हें कि हम डर के, आत्महत्या कौन करेगा? जो डर जाएगा सो। तो भगत सिंह कहते थे आत्महत्या क्या है? एक कायरता की निशानी है, ठीक है, इसको नहीं करना चाहिए। क्रांतिकारी को तो और नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब उस समय जब देश में आजादी के लिए दम सब लड़ रहा था, गरम दल के नेता लड़ रहा था, तो उस समय देखा है सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, खुदीराम बोस हो, ये सब गरम दल के न था, तो देश के लिए लड़ा, मतलब देश की आजादी के लिए लड़ा, ठीक है। तो भगत सिंह क्या कहते हैं कि मेरी मृत्यु सुंदर कब होगी? जब हम देश के लिए लड़ते हुए शहीद होंगे, हम देश के लिए कुर्बान होंगे, तब मेरा मृत्यु सुंदर हुआ कि हाँ क्रांतिकारी था, देश के लिए लड़ा। इसलिए सुखदेव के पास पत्र लिखते हैं और उसमें पूरा अपना विस्तार से पूरा बतलाते हैं, ठीक है। देखो 5वां क्वेश्चन है, कुंती का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये कौन कहानी का है? सिपाही की माँ। इसका लेखक कौन है? मोहन राकेश, है ना, मोहन राकेश ना है। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कुंती का संक्षिप्त परिचय दीजिए, बिस्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, तो कहानी का जब क्वेश्चन रहेगा तो पूरा डिटेल में लिखना होता है। तुम एक पेज लिख सकता है लघु में, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, क्योंकि जितना लिखेगा उतना नंबर देगा। तो इसमें कह रहा है कुंती का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो कहां से शुरू करेगा लिखना कि बिस्नी है, किसकी माँ है? किसकी माँ है? मानक। बिस्नी माँ है ना, मानक की माँ है। मानक बिस्नी का इकलौता पुत्र रहता है, जो बिस्नी अपने पुत्र को कहाँ भेजती है? सेना में लड़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसका घर का स्थिति ठीक नहीं रहता, उसका वो पुत्री भी रहती है, बेटी भी रहती है, जिसका नाम कहती रहता मुन्नी। वो सियान हो जाती है, वो शादी करने लायक हो जाती है। तो जब एक दिन जब कुंती के यहाँ जाती है बिस्नी, तो कुंती क्या पूछती है बिस्नी से, क्या तुम अपनी बेटी के लिए घर वर देखा कि नहीं, मतलब शादी के लिए पूछती है, क्या तुमने पुत्री के लिए यानी बेटी के लिए, मुन्नी के लिए कोई लड़का देखा कि नहीं। तब बिस्नी क्या जवाब देती है उसको, कुंती को, कि कहती कि आज तुम देखती ही हो कि लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। हाथ बढ़ना मतलब दहेज के बारे में बात करते हैं कि लोग कैसे दहेज की मांग कर रहा है। घर, मेरा घर की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है, जब माने की कमाने वाला पति तो है नहीं, जब मानव कमा के आएगा बाहर से, फौज से, तब ना हम अपना बेटी के लिए रिश्ता देखेंगे। और रिश्ता देखने का काम कौन करता है? लड़का करता है, लड़का घर का पुरुष करता है। तो उसकी माँ कहती है कि इसे मतलब मानव जब कमा के आएगा तो ही ना अपना बहन के लिए लड़का देखेगा, क्योंकि घर का स्थिति बहुत क्या रहता है, खराब रहता है, एक ही कमाने वाला रहता है। अभी के जमाना में बगैर दहेज के शादी होता है? नहीं होता शादी दहेज के। तो वह कहता है कि तुम देखती हो कि लोगों के हाथ कितने बड़े हुए दहेज की मांग करता है, जो कमा के आएगा तब ना अपना बहन के हाथ पीला करेगा, बहन के शादी करेगा, समझ गया ना। तो वही जवाब देती, कौन जवाब देती? बिस्नी कुंती को। कुंती उसका कौन रहती है? पड़ोसन रहती है। इसमें तो पूरा जब कहानी के शुरू करना लिखना तो पूरा डिटेल में लिखना, कि पूरा पहले लिख देना कहानी का, थोड़ा सारांश लिख देना कि कौन बिस्नी कौन है, तो मानक की माँ अपने पुत्र को देती सेना में। अब तो आप लिखना कुंती के बारे में, ये सब नियम होता है, ठीक है। तो कुंती कौन थी? उसका पड़ोसन थी। और ना पड़ोसन क्या जाती, तब कुंती सवाल करती है उससे कि अपना बेटी के लिए घर वर देखा कि नहीं, कोई लड़का खोजा कि नहीं, तब वही बिस्नी जवाब देती। तो कहानी जब पूरा कहानी याद है तो उसके बारे में तो 5 लाइन कहती, 10-15 लाइन लिख सकते हैं, सिर्फ कहानी याद रहने दीजिए, समझ गया ना। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? ये कौन पाठ से है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसका लेखक कौन है? मलयज। कौन है? मलयज। इसमें क्या कर रहा है? डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? तो मलयज कहते हैं, जिससे लेखक है मलयज, क्या कहते हैं कि डायरी कौन व्यक्ति कौन लिख सकता है?
डायरी कौन लिख सकता है? जो जीवन में नियमित हो, संयमित हो, जो समय के महत्व को जानता हो। क्यों? डायरी लिखना बहुत ही कठिन कार्य है, ठीक है। डायरी जैसे तुम डायरी कोई लिखता है तो उसमें क्या होता है, प्रतिदिन के घटनाओं क्या होता है, प्रतिदिन की घटना को वर्ण हम क्या किए, दिन भर नहीं किए, है ना, होता है उसमें। तो डायरी कौन लिख सकता है? जो जीवन में एकदम अपने समय के महत्व को जानता हो, जो नियमित हो, संयमित हो। डायरी में लापरवाह व्यक्ति, दिशाहीन व्यक्ति, लक्ष्यहीन व्यक्ति कभी नहीं डायरी लिख सकता है, क्योंकि डायरी लिखना एक कठिन कार्य, समझ गया ना। डायरी कौन लिख सकता है? जो जीवन एकदम नियमित हो, रेगुलर हो। ऐसा ना कि कोई व्यक्ति थोड़ी ना लिख सकता है। डायरी बहुत ही टॉप लिखना है। हाँ, जो सत्य, जो अपने आप में भी सत्य बात लिख सकता है, अपने आप की बुराई कर सकता है, और कुछ गलत किया तो वो भी लिखेगा डायरी में कि हम क्या गलत किए, आज नहीं किए, क्या सही किए, वो व्यक्ति डायरी लिख सकता है। सबके बस के बात नहीं है, ठीक है। देखो अब आ जा तुम, ये क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते, क्वेश्चन VVI पूछ सकता है, ठीक है। ये कहाँ के? वो गदखंड के था, ये पदखंड के है, ये पद के, जिसका लेखक कौन है? तुलसीदास। क्यों कौन है? तुलसीदास, ठीक है। तो तुलसीदास जी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तो तुलसीदास जी मतलब कहते हैं कि से राम जी के सबसे निकट कौन है? प्रभु श्री राम के सबसे निकट कौन है? सीता जी। अगर तुम कहीं किसी का भक्त है, तेरा कोई गुरु है, तुम किसी को मानता है, अगर तुमको कुछ उससे मांगना पड़ेगा तो थोड़ा ना लगेगा जी कि हाँ डायरेक्ट मांगने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तीसरा आदमी का सहायता लेगा। जैसे कि नहीं होता है घर में कि थोड़ा अगर कोई पैसा मांगे, तुम्हारा अपना पिताजी से पैसा लेना, तो तुम किसको कहेगा? मम्मी कहेगा कि मांग, कहना कि मांगने देने के लिए पैसा काम है, तीसरा आदमी रहता है। तुमको डायरेक्ट मांगने में नहीं बनेगा तो तीसरा आदमी कहेगा। तो तुलसीदास जी भी ना क्या कहते हैं, सीता माता को कहते हैं कि आप सबसे निकट है, आप कहिएगा राम जी को, प्रभु श्री राम का, कि आपका कोई भक्त है जो दिन भर आपको याद करता है, आप ही के भक्ति में लीन रहता है, आपका कोई भक्त है। इससे क्या होगा कि सीता माता है ना, प्रभु श्री राम के न समक्ष जोरदार ढंग से बात रखेगी। और तुलसीदास जी कैसे डायरेक्ट राम जी से कुछ मांगेंगे कि मैं आपका भक्त, तो अच्छा लगेगा। इसीलिए वो सीता माता से बात कहते हैं कि सीता माता सहायता मांगते हैं कि आप न मेरी बात को किससे कहिएगा? प्रभु श्री राम से, कि आपका भी कोई भक्त है जो दिन रात आप ही के भक्ति में लीन रहता है, आप ही के पूजा करता है, तो उस पर भी थोड़ा अपना कृपा बनाए, आप उस पर भी थोड़ा कृपा रखिएगा, ठीक है। तो यही सहायता मांगते हैं, यानी तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तो प्रभु राम जी से अपना भक्ति का भाव मांगते हैं कि प्रभु श्री राम उन पर भी थोड़ा ध्यान दे, ठीक है। ठीक है, देखो अब पंक्ति थोड़ा देखो, 3 गो पंक्ति बतला देते, ठीक है। देखो पहला पंक्ति है, गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगाते हैं लेकिन गरीबी बड़ी है। तो ये जो पंक्ति है कौन पाठ से लिया गया है? संपूर्ण क्रांति से। ऐसे इसके लेवा कौन है? जयप्रकाश नारायण। देखो पंक्ति वाला के लिखने का रूल होता है, बहुत बच्चा क्या करता है कि पंक्ति डायरेक्ट आंसर लिखता नहीं, तो नंबर काट नहीं देगा, 4 में 1 देगा चाहे 2 देगा, 4 में 4 नंबर लाना है। तो इसका नियम देखो, गरीबी हटा के जरूर किनारे जरूर लगाते लेकिन गरीबी बड़ी है। तो सबसे पहले ये पंक्ति कौन पाठ से लिया गया है और इसके लेखक को लिखना ही पड़ता है। जैसे इसका आंसर कैसे लिखना? यह पंक्ति संपूर्ण क्रांति से ली गई है, इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। अब यहाँ इतना लिख के तब इसके बारे में वर्णन करना, इसमें तब लिखना कथी कि इसमें जेपी कहते हैं, जेपी माने जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि से आजादी के बाद, जो हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद हमारे देश की स्थिति और खराबी हुई। और खराब कैसे हुआ कि से देश तो आजाद हो गया लेकिन यहाँ घुसखोरी, भ्रष्टाचार, ठीक है, ये सब बढ़ते गया। बिना रिश्वत लिए जनता का कोई काम नहीं होता। क्यों नहीं होता था? इंदिरा गांधी जब बनी प्रधानमंत्री तो क्या नारा लगाई थी? गरीबी हटाओ। तो वो क्या कहते जेपी की गरीबी हटाओ के नारे लगाते रहे नेता लोग लगाते रहे, इंदिरा गांधी लगाए, लेकिन गरीबी हटने के बजाय बढ़ती चली गई। क्योंकि यहाँ पर जो जमीन पर न काम दम बेगर घूस लिए काम ही नहीं होता था, हर तरफ भ्रष्टाचार था। शिक्षण संस्था हो, अफसर हो, कर्मचारी हो, हर जगह थोड़ा बेगर काम कब होता? जब तू कहीं घूस देता। इसलिए जेपी कहते हैं कि गरीबी हटाओ के नारे लगाते हैं लेकिन गरीब बढ़ी है, क्योंकि यहाँ ईमानदारी से काम नहीं होता है। यहाँ कोई भी काम करने के लिए बेईमानी चाहिए। यहाँ के जो नेता लोग हैं, यहाँ के जो अफसर है, नौकरशाह है, उस सब जगह क्या है? घुसखोरी है। तो जनता कैसे विकास करेगा? गरीबी कैसे दूर होगा? जैसे वहां से सरकार देता था पहले 1 रुपया, तो यहाँ अवैध क्या होता था? 4 ना बचता था, 75 पैसा गाय, 10 पैसा बचता था, नहीं समझा?
जैसे सरकार वहां जनता के लिए गरीब की भेजा 1 लाख रुपया, तो पहले तो ऑनलाइन सिस्टम था नहीं, पहले तो हाथ से मिलता था ना कैश। अब ना तुमको डायरेक्ट सरकार को भेजता है तो किसान निधि वाला जो डायरेक्ट खाता में आ जाता है, तो बीच बिचा तो गायब हो गया। पहले तो ऑनलाइन वाला और डिजिटल जमाना तब आया 2014 के बाद आया, जब मोदी प्रधानमंत्री बना। उससे पहले घरों के पैसा मिलता था ना, इंदिरा आवास या कोई चीज, तो तुमको ना हाथ में पैसा मिलता था। वो क्या होता था, सरकार देता था वहां से 60,000, भाई तो भाई मिलता था 30,000, 30,000 हफ्ते में गया, 5,000 वो मार दिया, 5,000 वो मार दिया, मार के मार कम पहुंचता था। तो जनता कैसे विकास होगा, ऐसे होता था पहले। हाँ, और मिलता था उसमें से भी कोई घूस ले लेता था, ठीक है। अब ना ऑनलाइन सिस्टम में डायरेक्ट खाते पर आता पैसा, तो बीच बिछा नहीं खाता, ठीक है, समझ गया ना। तो इसको पहले क्या करना है, कौन पंक्ति कौन पाठ से लिया है पंक्ति, इसके लेकर कौन होगा लिखना शुरू करना। कि जेपी का मानना है कि गरीबी हटाओ के नारे नेता लोग लगाते रहे, लेकिन गरीबी बढ़ती गई, तो जनता को काम ना नहीं होता था, बिना घूस दिए बिना रिश्वत दिए सब काम ही नहीं होता था, इसलिए गरीबी बढ़ती चली गई। समझ गया ना, इसको तो बात बना बना के लिखना है, ठीक है। देखो अगला पंक्ति, देखो ये भी पंक्ति भी आई है, ये भी पंक्ति भी आई है। दूसरा पंक्ति कर रहा है, आत्महत्या घृणित कार्य है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। तो लिखना चाहती ये पंक्ति कहां से लिया गया, एक लेख एक पत्र से। तो लिखना कैसे सर, यह पंक्ति एक लेख एक पत्र से ली गई है, जिसके लेखक कौन है, भगत सिंह, ये ना लिखेगा होगा। लिखना भगत सिंह कहते क्या कहते हैं, इससे पहले तुम लोगों को पढ़ा है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, वही ठीक है। भगत सिंह कहते हैं कि आत्महत्या एक घृणित कार्य है, मतलब बहुत ही बेकार कार्य है, मतलब ठीक काम नहीं है। कायरता में डरपोक होता है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। भगत सिंह क्या कहते हैं, आत्महत्या कौन व्यक्ति करता है, जो कायर होता है, जो डरपोक होता है, जो अति से समस्या से नहीं लड़ता है, परिस्थिति से नहीं लड़ता, घबराता है, कोई भी काम में पीछे हटता, वही ना व्यक्ति आत्महत्या करेगा। जो जिसके दिल में पूरा रहेगा, जज्बा रहेगा, जोश रहेगा, तो वो देश के लिए लड़ रहा है, वो कल्ला करेगा आत्महत्या, तो अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक लड़ेगा, लेकिन आत्महत्या नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें भगत सिंह कहते थे कि आत्महत्या की बहुत ही कार्य को क्रांतिकारी को इसके विषय में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आत्महत्या जो करेगा देश पर क्या पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्रांतिकारी होकर क्या किया, ये आत्महत्या कर लिया, समझ गया ना। इससे पहले जो पढ़ा वही लिख देना डिटेल में पूरा, जितना तुम इसके बारे में जनित होगा, ये एक लेख एक पत्र के बारे में पूरा चीज लिखना है, ठीक है। क्यों कहते थे कायरता कार्य है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, तीसरा पंक्ति देखो, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, ज्यादा ही कौन चैप्टर से है, सिपाही की मां से। इसका लेखक कौन है, मोहन राकेश। इसमें पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, याद है कहानी में जब उसकी माँ तो बिस्नी रहती है, बिस्नी माना की माँ स्वप्न देखती है, क्या कहती है, सपना देखती है, स्वप्न। तो देखती क्या है कि मेरे बेटे को न मानव को दुश्मन सिपाही पीछा कर रहा है, और मेरा बेटा भाग रहा है, वो घायल अवस्था में आता अपनी माँ के पास, सपना देखती रहती है, रियल में नहीं। तो जब दुश्मन सिपाही आता है वहां पर, उसको मानव के पीछा करते हो, मानव का घायल अवस्था में रहता है, तो दुश्मन सिपाही उसको मारना चाहते हैं, और मानव को गाली उली देता है, कहता है ये बहुत ही बेकार है, ये बहुत जेर से बोलता है। तो मानव भी ना खड़ा हो जाता है, मानव भी कहता है खड़ा हो जाता है, और दुश्मन सिपाही को मारने के लिए प्रयत्न करता है, कौन, मानव। कल दुश्मन सिपाही तो उसको पीछा करते थे दुश्मन सब, तो ये भी ना खड़ा हो जाता है, मानव उसको मारने का प्रयत्न करता है। तो उसकी माँ क्या कहती है कि नहीं बेटा नहीं मारो, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इसकी भी माँ होगी, जो जिसे तुम मार रहा है दुश्मन सिपाही, इसकी भी माँ होगी, इसका भी बीवी होगा। इसकी माँ अगर ये मर जाएगा तो इसकी माँ इसके पीछे पागल हो जाएगी, रो रो कर, इसकी बीवी फांसी लगा लेगी। जैसे मैं तुम्हारी माँ हूं, उसी प्रकार उसका भी ना माँ होगा जो तुमको पीछा कर रहा है, तो तुमको नहीं मारो, इस सबको छोड़ दो। तो यही कहता है, तब यही इस पंक्ति उसी से निकला है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। कौन कहता है, उसकी माँ कहती है बिस्नी कि उसे नहीं मारो, क्योंकि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी, इसका भी माँ होगी, इसका भी बीवी होगा, इसका भी बाल बच्चा होगा, ठीक है। तो स्वप्न देखती है बिस्नी कि मेरा बेटा को ना दुश्मन सब दौड़ा रहा है, और मेरा बेटा घायल है। जब मेरे बेटा मेरे पास आता है तो मेरे बेटे को गाली भी देता है, बोलता है, अनाप शनाप बोलता है, ठीक है, अपशब्द बोलता है, तो मेरा बेटा भी दुश्मन सिपाही को मारने के लिए खड़ा हो जाता है। तो वही कहता है नहीं मारो उसे, इसका भी बीवी होगा, इसका भी माँ होगी, ठीक है। समझ गया ना तीनों। देखो तो यहाँ शुरू करो, बातचीत के समय में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है, तब पढ़ाई दिए थे, फिर समझ लो। बेन जॉनसन क्या कहता है कि बोलने से मनुष्य का 2 गुण प्रकट होता है, कि बातचीत से उसके अंदर क्या खामी है, क्या गुण है, क्या विशेषता प्रकट होता है। और एडिसन क्या कहता है कि बातचीत 2 ही व्यक्ति के बीच में हो सकता है, तीसरा आदमी अगर क्या होगा, बातचीत की धारा बदल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अगर हमें वाक्य शक्ति न होती तो क्या होता। तो लेखक क्या कहता है इसमें कि बातचीत में ईश्वर का दिवा अनुपम उपहार है, अगर बातचीत करेगा तो संसार भूमि हो जाएगी,
लोग एक दूसरे की भावना को नहीं समझेंगे। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है, नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? तो नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? प्रारंभ की है जब खेती का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, तो पुरुष खेती करने लगा, बाहर जाके काम करने लगा घर के बाहर, महिला घर में रहने लगे, तो पराधीन हो गई। ठीक है, उसी वक्त से दोनों का काम बंटवारा हो गया, तब पूरा नारी का जो जीवन मरण सुख दुख सब किस पर नहीं होने लगा? पुरुष पर, नर पर। ठीक है, इसका उत्तर भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तो प्रवेश किए भगत सिंह जब सुखदेव के नाम पत्र लिखते थे, कहते हैं कि किसे मतलब लिखते हैं कि हाँ क्रांतिकारी को ना आत्महत्या के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्रांतिकारी देश का भविष्य होता है, वो देश का कभी लीडर होता है। ठीक है, समझ गया ना। पचमा क्वेश्चन है, कुंती का संक्षिप्त परिचय दी। पढ़ावे किए हैं, एक सिपाही की माँ से है क्वेश्चन, तो कुंती का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो पढ़ावे किए हैं तुम लोगों को कि कुंती कौन होती है? विष्णु के पड़ोसन रहती है। तब विष्णु जब जाती है कुंती के यहाँ, तो कुंती उससे पूछती है कि आप तुमने अपने बेटी के लिए कोई घर वर देखा कि नहीं? तो क्या करती है विष्णु ने न जवाब देती है कि मानव कमा के आएगा तो ही ना कुछ होगा, तो लोग के हाथ कितने बड़े हो, लोग कितना दहेज की मांग करता है। ठीक है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल? पढ़ावे की है, डायरी लिखा जाना इसलिए मुश्किल है कि डायरी में प्रतिदिन की जो घटना तो लिखा जाता है, तो डायरी वही व्यक्ति लिख सकता है जो जीवन में नियमित हो, संयमित हो, जो समय के महत्व को जानता हो। दिशाहीन व्यक्ति, लक्ष्यहीन व्यक्ति, लापरवाह व्यक्ति कभी डायरी नहीं लिख सकता। होगा तुलसी सीता से कैसे सहायता मांगते? तो कैसे सहायता मांगते तुलसी सीता से? तो कहते हैं तुलसीदास जी राम जी से, मतलब राम जी से कैसे सहायता मांगते हैं? तो सीता जी से कहते हैं कि सीता जी राम जी के सबसे निकट है, कहते हैं कि आप सबसे निकट है, कि आप मेरा बात को ना प्रभु श्री राम के समक्ष रखिए कि आपका भी एक भक्त है। हो गया, पंक्ति वाला तीनों समझाई दिए, हो गया पूरा। तो पूरा याद करके लाना। ठीक है, अपना भाषा में तोड़ के लाना पूरा, इसको हम सुनेंगे तब। ठीक।